आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज का कोरोना कवरेज एक बहुत ही रोचक कहानी से शुरू करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक औरत जो कभी सफाई का काम करती थी मेयर के ऑफिस में, वही वहां की मेयर बन जाए? ये कहानी रूस के एक छोटे से गांव की है, पोवालिखिनो। वहां के मेयर ने दोबारा इलेक्शन लड़ने की सोची, तो उन्होंने ये सोचा कि अपने लिए एक ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जिससे वो आराम से जीत जाएं और कोई तगड़ा कंपटीशन भी ना हो। तो उन्होंने एक ऐसी औरत को चुन लिया जो उनके ही ऑफिस में काम करती थी। उनका नाम है उद्गोस्काया। वो अपने बॉस की मदद करना चाहती थी। वोट पड़े और जब नतीजे सामने आए तो वो हैरत वाले थे। उद्गोस्काया चुनाव जीत गई। उन्होंने कोई कैंपेन भी नहीं किया, तब भी वो जीत गई। जीतने के बाद उन्हें थोड़ी चिंता हुई कि कैसे करेंगी वो ये काम, लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से ये काम संभाल लिया। अब सैलरी भी डबल हो गई है। जिस ऑफिस में सफाई किया करती थी, अब वहीं की बॉस बन गई हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है। लेकिन जब पिछले हफ्ते ही कोविड-19 महामारी के बढ़ने के कारण ऑफिस बंद करना पड़ा, तो अब तब से घर में रहती हैं। उनका कहना है कि लौटने के बाद सबसे पहले वो अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढेंगी, यानी सफाई करने वाला कोई और। इसके बाद वो अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगी, जिसकी उनके गांव वाले कब से डिमांड कर रहे हैं। है ना बहुत रोचक कहानी। अच्छा, इस बीच आपको ये भी बता दें कि रूस में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज आज तक रेडियो पर। आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट है जहां हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान डॉक्टर से पूछते हैं। तो आज के कोरोना कवरेज में क्या क्या है? बच्चे जब एक लंबे अरसे के बाद स्कूल जाएंगे तो क्या उन्हें डर लगेगा या खुशी होगी, या वे कैसा महसूस करेंगे? क्या असर होगा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर? क्या भारत में 6 हफ्तों से लगातार हो रही कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट से ये मान लेना चाहिए कि हमने कोरोना पर काबू कर लिया है? इन सवालों के जवाब के साथ साथ होगी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल के नतीजों पर एक चर्चा कि उनके माने क्या हैं। कोरोना की जंग जीत चुके लखनऊ के सौरभ सिंह से मुलाकात होगी। पहले अपडेट्स। देश में कोरोना से 79,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 72 लाख लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं 6,26,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी जारी है। अब तक 1.19 लाख लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से भी कम केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की मृत्यु दर लगातार घट रही है और अब मृत्यु दर 1.5% हो गई है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मृत्यु दर 1% से कम है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है। मिजोरम सरकार ने राजधानी आइजोल में आज सुबह 4:30 बजे से 3 नवंबर की सुबह 4:30 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मिजोरम देश का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां कोरोना से अभी तक एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने चौथी बार टेस्ट की रेट्स घटा दी हैं। ये रेट्स अब 900 रुपये, 1400 रुपये और 1800 रुपये प्रति टेस्ट होंगी। शुरुआत में ये रेट 4500 रुपये थी। महाराष्ट्र के सांगली डिवीजन के कम से कम 105 ड्राइवर और कंडक्टर जिन्हें मुंबई में बस सेवा में लगाया गया था, वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का फाइनल ट्रायल भुवनेश्वर में शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना संकट में ऑनलाइन सुनवाई के लिए अदालतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मुहैया कराएं। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 4,34,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 11,60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में तेजी से कोरोना वायरस की दूसरी लहर बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आने वाले समय में हर दिन 1 लाख केस आने की आशंका है। वहां पिछले 24 घंटों में 52,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी के अनुसार वायु प्रदूषण के चलते भारत में कोरोना से चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। लैंसेट मैगजीन में प्रकाशित एक नए अध्ययन में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने से 1 महीने से भी कम समय में कोरोना वायरस का प्रसारण 24% तक कम हो सकता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ ने माना है कि यूनाइटेड स्टेट्स कोविड पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जी, तो एक लंबे अरसे के बाद कई जगह पर स्कूल बच्चों के खुल गए हैं। 8-9 महीने बाद बच्चों को स्कूल भेजने पर माँओं का मन कैसा होगा ये तो पता है, उसके तो मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे ही। मगर बच्चों के मन पर इसका क्या असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आखिरकार जाना तो उन्हें ही है स्कूल। कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, कहीं कुछ बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, वो स्कूल जाना नहीं चाहते। छोटे हों या बड़े बच्चे, ऐसे लगेगा जैसे एक बार फिर से स्कूल का पहला दिन होगा उनकी लाइफ का। बच्चों की मानसिकता पर मैं खुशबू से इस विषय पर बात कर रही थी कि उन्होंने डॉक्टर इमरान नूरानी से बात कर ली, जो दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल के चीफ साइकेट्रिस्ट हैं। खुशबू ने उनसे पूछा कि बच्चे जब इतना वक्त के बाद स्कूल जाएंगे तो उनको किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि इतने वक्त से वो घर के माहौल में रह रहे थे, लाड़ प्यार में रह रहे थे। तो डॉक्टर, अभी स्कूल तो खुल गए हैं, अभी जो नहीं खुले हैं वो भी खुल ही जाएंगे कुछ दिनों में। तो पिछले 8 महीने से जो बच्चे घर पर रहकर जो रूटीन फॉलो कर रहे थे वो स्कूल के डिसिप्लिन से बहुत अलग है। तो इस बीच अगर अभी स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के मन में स्कूल को लेकर क्या डर जो है वो हो सकता है, उनको किस तरीके का डर अपने अंदर वो लोग लेकर चल सकते हैं? बिल्कुल, जो अभी 8 महीने से लॉकडाउन में बच्चे हैं तो उनका जो डेली रूटीन है या सोशलाइज करने का, बाकी बच्चों से घुल मिल के खेलने का या अपनी एनर्जीज को स्पेंड करने का जो एक बिहेवियर बना हुआ था पहले लॉकडाउन से पहले, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। अब उसकी वजह से हमने जो शिफ्ट किया ऑफलाइन करिकुलम से ऑनलाइन करिकुलम में, तो बच्चे अब जब स्कूल खुल गए हैं वहां पे उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ अभी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है कि इन बच्चों में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन या फिर अलग कहना, ये सब सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। उनको फिर से ग्रुप में क्लासरूम में टीचर की तरफ ध्यान देने में दिक्कत आ सकती है। तो सर, ये जो रूटीन ये लोग फॉलो करते हैं अपने मन से, मतलब जब वीडियो कॉल करनी है, जब क्लास शुरू हो रही है तब उठना जस्ट 5 मिनट पहले, और अभी जो स्कूल जाएंगे, और इतने 8 महीनों में उनके अंदर किस तरीके का जो बिहेवियरल चेंज देखने मिला है? यस, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एक्चुअली आ सकती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आएंगे, लेकिन कुछ चांसेस अच्छे खासे हैं कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी तक जो था, अभी वर्चुअल मीडिया जो कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, उससे बच्चे क्या करते थे, बहुत सारे आप देखते थे कि वो कैमरा बंद कर दिया, अपना म्यूट कर दिया, उसके बाद गेम में अपने आप को बिजी कर दिया। तो जो क्लासेस चल रही थी उसमें 1-to-1 इंडिविजुअल सुपरविजन या नजर नहीं रख पा रहे थे टीचर्स। अब क्या होगा, इन बच्चों को जब यही टीचर सामने बैठ के इंडिविजुअली उनको अटेंशन दे रही होंगी, तो इनको डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन देने में, प्रॉपर कंसंट्रेट करने में टीचर क्या बोल रही है उसमें वो इरिटेट हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो उन फ्रस्ट्रेशन को देखकर हमें उनको ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑनलाइन से ऑफलाइन लाने में, जब हम उनका स्टार्ट करेंगे क्लासेस या स्कूल स्टार्ट होएगा, पेरेंट्स से लेके टीचर से लेके ग्रुप बिहेवियर तक हमें मैनेज करने पड़ेंगे। तो सर, इसमें जब फिलहाल भी उसकी टीचर्स की बात करते हैं, तो इन सारे जो चेंजेस हैं जो इनके अंदर अभी 8 महीने में आए हैं, उसे लेकर टीचर्स के पास किस तरीके के चैलेंजेस होंगे और उन्हें किस तरीके से इसे मैनेज करना होगा? टीचर्स को सबसे पहले ये देखना है कि जब भी स्कूल अभी खुलेंगे या बच्चे स्कूल में क्लासरूम सेटिंग में बैठे हुए हैं, तो ये ना एक्चुअली हम कैटेगराइज करते हैं दो डिफरेंट एज ग्रुप्स में। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे होते हैं और जो एडोलसेंट्स होते हैं। एडोलसेंट्स अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो बच्चे छोटे हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें क्या है, उसमें सेपरेशन एंजाइटी, अपने जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक अभी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, अचानक से उनसे सेपरेट होना,
4-5 घंटे स्कूल में बिताना, उसकी वजह से उनको टेंशन हो सकती है। तो इन टेंशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए टीचर को पहले कुछ हफ्तों के लिए बिल्कुल भी एकेडमिक प्रेशर्स नहीं डालने पर चाहिए बच्चों को। उनको क्या करना है, ग्रेजुअली एक स्किल से, एक चीज से दूसरे चीज की तरफ थ्रू प्ले मैकेनिज्म या थ्रू प्ले थेरेपीज उनको एकेडमिक स्किल सिखानी चाहिए, और ताकि बच्चे का रेपो बन जाए टीचर के साथ, और धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर वो उस एकेडमिक करिकुलम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज, टीचर्स को ये देखना है, कुछ बच्चे, क्योंकि बोला गया है अभी 5 में से एक इंसान को मेंटल हेल्थ कंसर्न है, तो हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एडीएचडी, अटेंशन कम हाइपर एक्टिव ज्यादा होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, या कोई स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होते हैं या बाकी डेवलपमेंटल डिफरेंस होते हैं। उन बच्चों को पिक करना, उनकी स्ट्रेस या टेंशन को, रेड फ्लैग, लाल झंडियां क्या है इनके लिए, कि बच्चा एक जगह नहीं बैठ पाता क्लासरूम में, बच्चे को बार बार बोलना पड़ता है, बच्चा अपने में रहता है, ये जो प्रॉब्लम है, या बच्चा एकेडमिक्स पे परफॉर्म नहीं कर रहा, वैसे तो इंटेलिजेंट है लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये अगर चीजें, या बच्चा मायूस रहता है, बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, बाकी बच्चों के साथ ग्रुप बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, तो इन चीजों को अगर एक पेरेंट देखता है या फिर टीचर क्लासरूम में देखती है, पहले तो खुद थोड़ी काउंसलिंग स्टार्ट करें। अगर वो उससे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो एक साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास उनको या डेवलपमेंट सेंटर में रेफर कर सकते हैं। सर, इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है? अब क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अभी पिछले 8 महीने में हमने ये देखा है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी स्ट्रेस बढ़ गया है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं, वर्क फ्रॉम होम है, दूसरा कहीं कहीं पे जॉब छूट गया है, जॉब नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, बच्चे को सुबह से शाम तक देखना, घर के काम करना, पेरेंट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा। उन पेरेंट्स को भी अपना ध्यान रखना है। पहले तो सेल्फ चेक करें, अपने जो भी पेरेंट्स हैं अपना ध्यान रखें कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या एंजाइटीज है, उनको क्या स्ट्रेस है, थोड़ा सा अपने पे काम करें, तभी वो बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज, स्कूल भेजने से पहले प्री काउंसलिंग करें हर किसी बच्चे का, कि अब हम स्कूल जाएंगे, वहां पे ऐसे ऐसे चीजें होने वाली हैं, उन चीजों को, ये जो इवेंट है स्कूल जाने का, इसको स्ट्रेसफुल ना बनाएं, इसको रीइंफोर्सिंग बनाएं बच्चे के लिए। दैट इज व्हाट दे कैन डू। रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है कि आपको स्कूल में ये सारे दोस्त मिलेंगे, आप जब स्कूल जाओगे तो आपको ये टीचर अच्छी चीजें बताएंगी, अगर आप स्कूल में अच्छे से बैठोगे तो आपको स्टार्स मिलेंगे, स्टार्स को फिर हम कन्वर्ट करके उनको एक गिफ्ट दे देंगे। दिस इज नंबर सिस्टम, पॉइंटिंग सिस्टम, जिनको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। वो सब बातें बोलनी है बच्चों को, अप्रिशिएट करना है, उनकी बात सुननी है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो एडोलेसेंट के पेरेंट्स हैं उनको बस सुनना होता है बच्चे को, क्योंकि उनको जो वो रिलीज होएगा अंदर से, जो टेंशन स्ट्रेस होता है, वो बस सुन के ही उनसे दे कैन बी कंफर्टेबल। यस सर। तो डॉक्टर, बस एक आखिरी सवाल ये कि अब ये स्टूडेंट्स में, बच्चों में ये जो आदतें लग गई हैं, तो अभी जो स्कूल के अकॉर्डिंग उनके चेंजेस को रेगुलराइज करना है, तो इसके लिए आप क्या टिप्स देंगे पेरेंट्स को? मतलब किस तरीके से वो अपने आप को रेगुलराइज कर सकते हैं, स्कूल के डिसिप्लिन में अपने आप को ढाल सकते हैं फिर से? सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनना है, हमें ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। हमें अपना टाइम कितना अवेलेबल है, किस टाइम पे कौन सी चीजें करनी है। दूसरी चीजें, पहला ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग, सेकेंड इज प्रायोरिटाइजेशन। पहले कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, कि मुझे ऑफिस का ये इतने 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, घर के लिए 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे, फिर बच्चे के लिए 2 घंटे लगेंगे। ये 3 चीजें। और चौथा, कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड एंड कम्युनिकेशन विद द टीचर इन द क्लासरूम। ये 4 चीजें अगर पेरेंट ध्यान रखेगा, स्ट्रक्चर करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा एक्टिविटीज को, थर्ड थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम विद पेरेंट्स ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड टीचर्स ओपन रखेंगे, और बच्चे के साथ एज एन अथॉरिटेटिव पेरेंट बनेंगे, रीइंफोर्सर्स यूज करेंगे,
तो डेफिनेटली उनके आउटकम्स बच्चों के बेटर हो सकते हैं। ये थे डॉक्टर इमरान नूरानी। बात कर रही थी हमारी साथी खुशबू। एक नई और ताज़ा अपडेट ये है कि ऑक्सफोर्ड जेनेका की वैक्सीन युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों पर भी असरदार साबित हुई है। ट्रायल के जो नतीजे सामने आए हैं उनमें ये मालूम हुआ है कि ये वैक्सीन युवाओं और बुजुर्गों में प्रभावी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। लंदन के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ट्रस्ट को कोरोना वैक्सीन के पहले बैच के लिए नवंबर की शुरुआत तक तैयारी करने को कहा गया है। ट्रायल के इन नतीजों के क्या मायने हैं, ये जाना मैंने डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से, जो जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब। वैक्सीन के संदर्भ में यह जो खबर आई है, यह सच में एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इसमें दो जानकारियां हमें मिली हैं, एक इम्यूनोजेनेसिटी के बारे में और दूसरी रिएक्टोजेनेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्यूनोजेनेसिटी और रिएक्टोजेनेसिटी क्या होते हैं। वैक्सीन के संदर्भ में इम्यूनोजेनेसिटी बताता है कि किसी व्यक्ति को वैक्सीन दी गई है, उसके शरीर ने उसके खिलाफ कितनी एंटीबॉडी बनाए हैं या किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स दिया है। और रिएक्टोजेनेसिटी लगभग वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जानकारी देती है कि व्यक्ति का शरीर किस तरह से रिएक्ट किया, कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं आया, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो फिलहाल पिछले दिनों जो जानकारी आई है उसने इन दोनों पहलुओं के बारे में बताया है और दोनों पहलुओं पर अच्छी खबर है। सबसे पहले पता चला है कि वयस्क आयु वर्ग और एल्डरली दोनों में ही वैक्सीन लगभग एक जैसा रिस्पांस देती है, अर्थात दोनों ही आयु वर्ग में एंटीबॉडी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर खास बात यह है कि अधिकतर होता ये है कि 60 साल की उम्र के बाद लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है और उस उम्र में अगर लोगों को कोई भी वैक्सीन दी जाती है तो उनकी शरीर में कम संख्या में एंटीबॉडी बनते हैं। लेकिन इस वैक्सीन में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें वैक्सीन लगभग उसी तरह का रिस्पांस दे रही है जो एडल्ट व्यक्ति के शरीर में आता है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब दूसरी बात आती है सेफ्टी, जो हमेशा ही एक कंसर्न होता है किसी भी वैक्सीन के लिए, तो जिसको इम्यूनोलॉजी की भाषा में रिएक्टोजेनेसिटी कहते हैं। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में खबर आई है कि सारे आयु वर्ग में इसका रिएक्टोजेनेसिटी या साइड इफेक्ट लगभग बहुत नगण्य या बहुत कम है या माइनर साइड इफेक्ट है, लेकिन जो वरिष्ठ आयु वर्ग हैं उसमें साइड इफेक्ट या रिएक्टोजेनेसिटी वयस्क आयु वर्ग से भी कम है। तो यह भी एक अच्छी खबर है। दोनों खबरें इसलिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 की बीमारी का जो रिस्क होता है सबसे अधिक मोर्टेलिटी और अन्य बातों पर और गंभीर बीमारी का वरिष्ठ आयु वर्ग में होता है। नाउ हमें उसके लिए एक वैक्सीन मिल गई है जो उसमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बना रही है और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। तो निश्चित रूप से अगर यह वैक्सीन आखिरी पड़ाव को पार करती है और इफिकेशियस भी पाई जाती है तो कोविड-19 से लड़ने में हमारी मदद करेगी। और ब्रिटेन में जो है हॉस्पिटल्स को तैयार रहने को कहा गया है, भारत में कब तक उम्मीद की जा सकती है? हाँ, ब्रिटेन में अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स को वैक्सीन लगाने की तैयारी के लिए बोला गया है। लेकिन ये सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं, सारी दुनिया में कई देशों में इसकी तैयारी चल रही है। दरअसल वैक्सीन बनना एक प्रक्रिया है और वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना दोनों दूसरी प्रक्रिया है और दोनों ही एक महत्वपूर्ण कदम है। यह काफी नहीं है कि वैक्सीन बनकर आ जाए और लोगों तक नहीं पहुंचे। और वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना, खासतौर से जब हम कोविड-19 के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि लाखों और करोड़ों लोगों तक यह वैक्सीन पहुंचाना है, तो इसके लिए उपलब्ध सिस्टम काफी नहीं होगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। जैसे भारत की बात करें तो कुछ समय पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि करीब 20 से 25 करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन जून या जुलाई के आसपास से मिलना शुरू हो जाएंगी। और चूंकि सारी वैक्सीन लगभग मुख्य रूप से 2 डोज लगेंगे तो करीब 25 से 50 करोड़ डोज लगाए जाएंगे। तो यह बात हो रही है भारत के संदर्भ में जून जुलाई की, लेकिन हम सब ने सुना हुआ है कि देश में अलग अलग स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं कि देश में क्या पर्याप्त कोल्ड चेन या शीत संग्रहण के भंडार हैं जहाँ पर वैक्सीन को रखा जा सकता है, क्या सिरिंज प्रोडक्शन काफी है, जो वैक्सीन जिन वायल्स में रखी जाती है वायल प्रोडक्शन काफी है, हेल्थ वर्कर जो वैक्सीन लगाएंगे उनकी ट्रेनिंग, कौन इनका बेनिफिशियरी होगा, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। और निश्चित रूप से जब इतने बड़े स्तर पर कार्य किया जाना होता है
तो उसके लिए तैयारी महीनों पहले की जानी होती है। ऐसा सारी दुनिया में हो रहा है और ऐसा भारत में हो रहा है। अब चूंकि जो फिलहाल खबर आई है कि हॉस्पिटल्स को बोला गया है, तो मेरा मानना है कि शुरुआत में चूंकि वैक्सीन कुछ कम मात्रा में होगी और कुछ फैसिलिटीज को सारे देशों को, चाहे ब्रिटेन हो, भारत हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड स्टेट हो, उनको कुछ फैसिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पर वैक्सीनेशन शुरुआत में किया जाएगा। उन फैसिलिटी को मॉडल माना जा सकता है या वो उनके अनुभव के आधार पर बाकी फैसिलिटीज में और पूरे देश में ट्रेनिंग की जाएगी। तो यह तैयारी का एक हिस्सा है। लेकिन हम साथ में यह भी सुन रहे हैं कि चूंकि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम पर आधारित वैक्सीन है, उस देश में इसका मुख्य रूप से काम हो रहा है, तो संभावना है कि ब्रिटेन में यह वैक्सीन तुलनात्मक रूप से जल्दी आएगी। वहाँ माना जा रहा है कि जनवरी या फरवरी 2021 तक वैक्सीन आ जाएगी। तो निश्चित रूप से उनको अलग स्तर पर पहले तैयारी करने की जरूरत होगी, बट सारी दुनिया को इसकी तैयारी करने की जरूरत है। भारत में इसकी तैयारी चल रही है और भारत के सामने ये चुनौती बड़ी है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमें वैक्सीन की मात्रा ज्यादा चाहिए होगी। तो यह अच्छी बात है और साथ में यह भी होगा कि बाकी देशों की तैयारी और बाकी देश क्या करते हैं, इससे भारत में भी सीखने को मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। आज कई महीनों के बाद पहली बार 40,000 से नीचे मामले दर्ज किए गए। पिछले 6 हफ्ते से मामले लगातार कम हो रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट रही है। मैंने इंडिया टुडे ग्रुप के प्रभास के दत्ता से बात की और पूछा कि इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि हम संक्रमण पर कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, कंट्रोल शब्द पर अभी कुछ भी डेफिनेटिव कहना मुश्किल है। कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स और जो एपिडेमिक पैंडेमिक को समझते हैं, उनका कहना है कि भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंचा है जहां वो कह रहे हैं वायरस हैज रन इट्स कोर्स, कि वायरस अपना जो हर पैंडेमिक का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एक मियाद उसकी होती है, जो आमतौर पर जब मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व नहीं था तब भी वो अपनी मियाद पूरी करके खत्म हो जाया करता था। जो भी पैथोजन होता था, वो बीमारी महामारी कितनी भी बड़ी होती थी, कुछ समय बाद वो अपने आप डाई डाउन हो जाती। तो वो ये कह रहे हैं कि इट हैज रन इट्स कोर्स इन इंडिया। तो इसको एक कंडीशन इसमें मैं जोड़ता हूँ कि ये फर्स्ट वेव शायद अब ढलान पर है, ये खत्म होने की दिशा में, वापसी की दिशा में है। खत्म तो इतनी जल्दबाजी हो गई खत्म शब्द का प्रयोग करना, तो ये वापसी की दिशा में है और धीरे धीरे जिस तरह से मामले कम हुए हैं और वो अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ और फाइनल ट्रेंड्स भी देखने होंगे। वो ये है कि भारत अभी भी दुनिया का सबसे ज्यादा डेली केसेस देने वाले देशों में से है। यूएस ही एक ऐसा देश है जो अब वापस से भारत से ज्यादा केसेस रोज रिपोर्ट कर रहा है और बाकी कुछ देशों में, यूरोप के कुछ देशों में वापस से नए सेकेंड वेव आ गए हैं। वहाँ लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं, स्कूल वापस से बंद किए जा रहे हैं, मॉल्स बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। तो ये वायरस साइक्लिक फेज में आएगा, ये तो तय हो गया है। दुनिया भर में इसका जो पैटर्न है वो यही है कि एक वेव के बाद दूसरा वेव आ रहा है। तो भारत का ये पहला वेव था जो पीक किया सितंबर के बीच में, मिड सितंबर, और वहां से ये ढलान पर है। लेकिन ये वार्निंग अभी है, ये खतरा भी है देश में कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, लोगों को इन्फेक्ट करेगा और सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। और अगर टेस्टिंग की बात करें तो क्या भारत में किए जाने वाले टेस्ट पूरे विश्व की टेस्ट की तुलना करें अगर, तो हम कहाँ पर हैं इस वक्त? कि टेस्टिंग की तुलना के जो पैमाने आमतौर पर रखे गए हैं अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेकर, कि आप पर मिलियन या पर 1000 पर्सन्स में कितने टेस्ट कर रहे हैं।
तो उस हिसाब से देखेंगे तो भारत नीचे है। कई सारे जो बहुत जैसे अमेरिका है, भारत से ज्यादा केसेज है अमेरिका के पास, तो वो 400 से ज्यादा टेस्ट पर 1000 पर्सन के पॉपुलेशन के हिसाब से वो कर रहा है। तो लेकिन भारत में वो अभी 71-72 के बीच में है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लें इजराइल का, तो इजराइल छोटा सा देश है, वो 460-70 के आसपास कर रहा है पर 1000 पर्सन पे। रशिया भी ज्यादा कर रहा है, यूके भी ज्यादा कर रहा है, लेकिन उनका पैटर्न क्या है कि वो ऐसे देश हैं जो लार्जली अर्बनाइज्ड हैं और वहाँ इंटरमिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन, वो आपस में जो नागरिक हैं उनमें उनके मिलने की जगह कॉमन है, वहाँ मोबिलिटी ज्यादा है। जबकि भारत ऐसा देश है जहाँ अभी भी ज्यादातर जनसंख्या गाँव में रहती है। और भारत के लिए अच्छी बात ये रही कि गाँव में इस वायरस की पैठ बहुत ज्यादा नहीं हुई। पैठ तो हुई है, लोग इन्फेक्ट हुए हैं, लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन इस वायरस ने वहाँ कोहराम जैसा नहीं मचाया है। अब उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दो बड़े ऐसे राज्य हैं जहाँ गांव में जनसंख्या ज्यादा है। वहाँ अभी बिहार का देख रहा था मैं उनके टेस्टिंग रेट, तो उन्होंने बढ़ाए हैं। शायद भारत में अभी सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य है या सबसे ज्यादा 2-3 में से एक है। रविवार को उसने 1,40,000 का टेस्ट, लोगों का टेस्ट, सैंपल्स का टेस्ट किया था, और कल सोमवार को 1,20,000 का। रविवार को 750 से कम पॉजिटिव केसेज आए। 1,40,000 टेस्ट करें और 749 पॉजिटिव केसेस थे। कल सोमवार को 1,20,000 टेस्ट किए और 600 से कम पॉजिटिव केसेज आए हैं। ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड भी इसकी तरफ इशारा करता है। दिल्ली का आप केस लें तो बिल्कुल दूसरा पिक्चर इमर्ज हो के आता है। यहाँ लगता है कि टेस्टिंग की ज्यादा जरूरत है। जहाँ 50,000 के आसपास टेस्ट किए गए तो 4,000 से ज्यादा मामले आ गए। कल 34-35,000 के टेस्ट हुए तो 2,000 से ज्यादा मामले आ गए। तो यहाँ दिल्ली बहुत ही अर्बनाइज्ड है, यहाँ मोबिलिटी ज्यादा है, लोगों का मूवमेंट आपसे ज्यादा है, तो यहाँ संक्रमण फैलने का जो चांस है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो भारत के टेस्टिंग को इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। नंबर्स भारत की पूरी कहानी नहीं कहते हैं। ये थे प्रभास के दत्ता। और अब बात लखनऊ के सौरभ सिंह की, जिनको कोरोना वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, मगर वो उससे छूटकर बाहर आ गए। आइए सुनते हैं उनकी कहानी जो उन्होंने साक्षी को सुनाई। एक्चुअली में साक्षी जी हुआ ये था कि मैं कहीं गया हुआ था, बट मेरे को शुरुआत के 3-4 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे हुआ क्या है। बट मेरे को एक नॉर्मल सा फीवर था, वो भी 101 के अप्रॉक्स था, वो भी 1 से 2 दिन ही रहा। बाद में पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसे कि 4-5 दिन बाद, मेरी स्मेल और मेरा टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गया। मैं कुछ खाता था तो मुझे कोई टेस्ट नहीं लगता था, ना मैं किसी चीज को स्मेल कर सकता था। यहाँ तक कि इवन मैं अगर परफ्यूम भी अपने नाक में अगर मैं छिड़कूं तो मेरे को उसकी भी महक नहीं आती। तब मुझको लगा कि शायद मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट कराया तो, लेकिन मैंने उससे पहले सारे प्रिकॉशंस ले रखे थे, जो नॉर्मल दवा होती है आयुर्वेद में जो भी चल रही होती है, जैसे कि काढ़ा हो गया, धूप लेना, ये सारी चीजें मैं पहले से ही कर रहा था। इसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले उससे। तो जब आपको पता चला कि आप पॉजिटिव हैं, तो क्या आप कोविड वार्ड में एडमिट हुए या फिर आप होम आइसोलेट हुए? क्या किया आपने? एक्चुअली जब मेरे को पता चला, लेकिन मैं उससे पहले मैंने जैसे बताया कि मैं प्रिकॉशंस ले ही रहा था, तो मैंने जिनसे मेरी बात हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने बोला कि आप होम आइसोलेट हो सकते हैं अगर आपका बाथरूम और रूम अलग है तो। मैंने वो ज्यादा प्रेफर अच्छा समझा, तो मैं अपना होम आइसोलेट हुआ। तो उस वक्त आपका ख्याल कौन रख रहा था? कोई स्पेशल, या फिर आपके घर से ही कोई? नहीं, घर में तो कोई स्पेशल था ही नहीं। मम्मी थी तो वो ख्याल रखती थी, दूर से खाना देना या बाहर रख देना, मैं ले लेता रहा अपना, और सारी चीजें दूर से ही करना होता था। एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा का पूरा मैं पूरा फॉलो कर रहा था उस चीज को, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हर चीज करनी है, किसी और को इन्फेक्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से आज मेरी फैमिली में भी कोई पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और सर, आपने उस टाइम पे दवाइयाँ क्या ली और क्या डाइट थी आपकी, कुछ बताना चाहेंगे आप हमको? डाइट में तो डॉक्टर से मेरी जो बात हुई थी तो उन्होंने ऐसा बोला था कि डॉक्टर मतलब डाइट में आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ था नहीं कि आप कोविड में ये चीजें खाइए। हाँ, शर्तें थी उसमें, जैसे कि आप दही नहीं खा सकते, ऐसी कोई चीज ना खाएं कि जो आपको रात में आपके गले पे इफेक्ट करे।
एक्चुअली में होता है क्या, कोविड में अगर आपके गले पे कुछ भी खराश होती है तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। तो डॉक्टर ने मेरे को ये प्रिस्क्राइब कर रखा था कि गर्म पानी पीना है और गर्म पानी में नींबू डाल के पीना है, और दवा में विटामिन सी की टैबलेट लेता था, मल्टीविटामिन लेता था, जिंक लेता था, प्लस एजिथ्रोमाइसिन में लेता था 3 दिन तक। अच्छा, और आपके आसपास के लोगों का रवैया कैसा था जब उनको ये पता चला कि आप पॉजिटिव हैं, तो उनकी तरफ से क्या था रिस्पॉन्स? हाँ, ये सबसे एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, लोगों के मन में भी रहता है कि यार मैं कोविड पॉजिटिव हो जाऊंगा तो लोग, आप आसपास के लोग मेरे को बिल्कुल एक तरीके से एक गलत निगाहों से देखते हैं कि यार ये तो बस आदमी जो था कोविड पॉजिटिव था, इसके पास नहीं जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। शायद आज की डेट में जहाँ शायद मैं रहता हूँ वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी में भी शायद अच्छी है कि जब मैं हुआ तो लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया कि हाँ यार तुम पॉजिटिव हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कोई नेगेटिव ही है, सब लोग, कोई पॉजिटिव हो सकता है, आज तुम हो कल मैं हो सकता हूँ। तो मतलब उस तरीके का मेरे को पब्लिक का सपोर्ट काफी अच्छा रहा कि जब मैं नेगेटिव भी हुआ तब भी लोगों का आना जाना बैठना मेरे साथ, ऐसा मुझे लगा नहीं कहीं से भी कि लोग मेरे से दूर भागना चाहते हैं। अच्छा, और क्या उस दौरान आपको कोई तनाव महसूस हुआ, और अगर हाँ तो आपने कैसे डील किया उस समय? हाँ, एक था वो जो टीवी का भूत होता है कि टीवी के शुरुआती दिनों में कोविड को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं थी मीडिया लाइन में, हर जगह, हर सोशल मीडिया पे, हर जगह पे कि कोविड के लक्षण ऐसे होते हैं, कोविड में जब होता है तो आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो एक भूत बनाया गया ना, वो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि यार मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर दिया गया था डॉक्टर का, जिससे मैं डायरेक्टली बात करके उनसे मैं कुछ भी पूछ सकता था कि मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, 10 मिनट तक लगातार चलिए, आपकी अगर सांस नहीं उखड़ती है बात करने में तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो मैंने वही किया, बस मैंने 10 की जगह मैंने 20 मिनट तक मैं लगातार चला, मैंने बात भी करी फोन पे, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा जैसे आज मेरे को लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो एक जो टीवी वाला जो लोगों ने बना रखा है मन में कि यार ऐसा होता है, तो वो जो आदमी के अंदर एक मेंटेलिटी अगर इंसान ने बना ली कि यार कोविड इतना भयानक है, तो उसके लिए भयानक है। सौरभ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी विशेस। अच्छा हाँ, केरल में एक बहुत अच्छी चीज हुई है और वो है कोझिकोड में प्राइवेट बसों में पीछे की तरफ एक पानी का टैंक लगाया गया है, उसमें एक नल लगाया गया है, हैंड वॉश रखा गया है ताकि बस में चढ़ने से पहले लोग हाथ धो सकें। बस के आगे और पीछे दोनों दरवाजों पर सैनिटाइजर की बोतल भी रखी गई है ताकि बस में आते वक्त और बस से निकलते वक्त लोग अपने हाथ सैनिटाइज कर निकलें। अच्छी बात है ना जी। देखिए, अब वक्त थोड़ा सा सख्त है, जाना जो है, लेकिन याद रहे हाथ घड़ी घड़ी धोते रहें और मास्क को घड़ी घड़ी ना उतारें। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।